हमारा लास्ट डिस्कशन था कि हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं। इस कैल्शियम तो देखिए, ये मैंने एक सेल रिएक्शन लिखा है, आप भी लिखो। कैल्शियम प्लस 2 टाइम्स H पॉजिटिव आयन गिव्स कैल्शियम आयन प्लस हाइड्रोजन। ये एक सेल रिएक्शन है। मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन से रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम आयन बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन लिक्विड कर रहा है। करना क्या है, देखो बड़ा, मुझे इसका ना सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। लिखो आगे आपको, राइट सेल रिप्रेजेंटेशन, राइट सेल रिप्रेजेंटेशन, राइट सेल रिप्रेजेंटेशन। इसको सेल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके आंसर में ये लिखा मैंने ABC, है ना? B आ गया ब्रिज, 2 इक्वल एंड पैरेलल लाइंस, ब्रिज। A क्या हुआ, एनोड, और C क्या हुआ, ओके। अब यहां पे देखते हैं, देखो यहां कैल्शियम 0 है, यहां हाइड्रोजन भी 0 है, लिखो आप। नेक्स्ट ये जो H है, इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है और कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। चलिए बताइए, कैल्शियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है? लूज कर रहा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। और आप बताएंगे ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, तो इसके नीचे मैंने लिख दिया एट एनोड। तो मुझे पता चल गया एनोड की रिएक्शन कौन सी है ना, कैल्शियम कैल्शियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो मैं यहां लिख भी सकता हूं कैल्शियम इंटरफेस कैल्शियम आयन, कॉन्सेंट्रेशन C1, या फिर मुझे कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने C1 लिख दिया। अगर गिवन होगी तो कॉन्सेंट्रेशन लिख दूंगा, है ना। कैल्शियम इंटरफेस कैल्शियम आयन, कैल्शियम इंटरफेस कैल्शियम आयन, बोलिए आ गया समझ, है ना। और आगे आगे इसकी कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब हाइड्रोजन देखते हैं क्या कर रहा है ना। इसके 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इसका रिडक्शन हो रहा है, और बच्चे रिडक्शन कहां पे होता है, तो ये कैथोड पर रिएक्शन हो रही है। दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कैथोड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको कैथोड पे लिखूंगा मैं HN C2 हाइड्रोजन P1। ये हाइड्रोजन के साथ ब्रैकेट में P1 क्या लिखा, समझ आ गया? हाइड्रोजन गैस है ना, और गैस का प्रेशर लिखा जाएगा, इसको मैं खाली P लिखता हूं। जो भी इसका प्रेशर होगा, अगर गिवन होगा तो वो भी लिखेंगे, है ना। HN कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, तो इसकी कंसंट्रेशन। तो इस तरह से आपको बुक में क्वेश्चन मिलेंगे कि सेल रिएक्शन को सेल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखा जाए। तो ये सेल रिएक्शन है, मैंने इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखी, एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन। ओके, ठीक है। H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन C2 हाइड्रोजन, इसका प्रेशर P लिख दिया। अब मैं एक और लिखता हूं, ये मान लीजिए क्रोमियम आयन इंटरफेस कॉपर आयन कॉपर। अब ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। नाउ दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन, लिखिए आप। क्रोमियम इंटरफेस क्रोमियम आयन, उसके बाद कॉपर आयन इंटरफेस कॉपर, बीच में ब्रिज आ गया। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। और नीचे लिखो राइट सेल रिएक्शन, राइट सेल रिएक्शन। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है और मुझे इसकी सेल रिएक्शन लिखना है, ठीक है। फिर मैं इसके ऊपर ऐसे लिखूंगा A, B और C।
तो देखिए ए मतलब एनोड, और बोलो एनोड पर क्या हो रहा है, क्रोमियम किसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो लिखेंगे एट एनोड क्रोमियम कन्वर्ट्स टू क्रोमियम आयन बाय द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। ये समझ आ गया आपको? बच्चे क्रोमियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है बाय द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लिखूंगा एट कैथोड। कैथोड में बच्चे कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बना रहा है। सामने से दिख रहा है कॉपर आयन +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, लेकिन उससे पहले गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करना। बोलो यहां कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 3 और गेन, तो क्या है जो फर्स्ट रिएक्शन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो सेकंड रिएक्शन है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 3 to the 6 3 to the 6 कैंसिल हो, तो नेट आएगा 2 टाइम्स क्रोमियम प्लस 3 टाइम्स कॉपर 2 पॉजिटिव है, gives 2 times chromium 3 positive है plus 3 times copper. No, that is the cell reaction. तो ये दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया, ये सेल रिएक्शन दिया, आपने सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा, या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया, आपको सेल रिएक्शन लिखा। अब आगे की डिस्कशन है हमारी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको सिर्फ ई सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलिए आप बताइए मुझे। हाँ बच्चे इधर देखिए, लास्ट वाला वर्ड है पोटेंशियल। ये तो बड़ा कॉमन इंग्लिश का वर्ड है पोटेंशियल, है ना। साइंस की बात नहीं कर रहा अभी मैं इंग्लिश की क्लास की बात कर रहा हूं। पोटेंशियल जब टीचर बोलता है यस कि मिस्टर एक्स में मैथ का पोटेंशियल ज्यादा है और मिस्टर वाई में आर्ट्स का पोटेंशियल ज्यादा है ना। हर इंडिविजुअल में कोई ना कोई पोटेंशियल होता है। किसी में सिंगिंग का पोटेंशियल है, किसी में आर्ट एंड क्राफ्ट का पोटेंशियल है, किसी का मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है, किसी की सोशलाइजेशन बहुत अच्छी है। वी ऑल हैव गॉट सम काइंड ऑफ टैलेंट, है ना। तो वी हैव सम काइंड ऑफ पोटेंशियल। अब आप बताओ मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। अगर मैं आपसे बोलूं इंग्लिश की क्लास में कि पोटेंशियल का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे पोटेंशियल मींस कैपेसिटी टू डू सम वर्क। पोटेंशियल मींस, लिख सकते हैं एक लाइन में, पोटेंशियल मींस कैपेसिटी टू डू सम वर्क। पोटेंशियल का लिटरल मीनिंग तो यही है। तो कैपेसिटी टू डू सम वर्क, पोटेंशियल मींस कैपेसिटी टू डू सम वर्क, ऐसे ही है ना। ये किसका पोटेंशियल है? तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। अब बच्चे देखो, और इलेक्ट्रोड जो है ना वो तो दो ही काम कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये दो काम करता है ना। और क्या करेगा इलेक्ट्रोड, है ना, आइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और अब फिर क्या बने डेफिनेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन आर, है ना। वो तो यही काम करता है। लिखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन or to lose. Electrode potential is the capacity of an electrode to gain or to lose electron in an electrochemical cell. To gain or to lose an electron in electrochemical cell.
बेटा इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है ना। बोलिए, समझ भी आ गया, याद भी हो गया। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल मींस कैपेसिटी है ना। किसकी कैपेसिटी? इलेक्ट्रोड की। क्या करने की? या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इज द कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन और टू लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए बेटा ये आगे बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन, लेकिन इस डेफिनेशन में साइंटिफिकली कुछ थोड़ा सा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि हम एक ही डेफिनेशन में दो बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं टेंडेंसी टू गेन और साथ ही कह रहे हैं टेंडेंसी टू लूज। दिस इज नॉट करेक्ट इन साइंस। इससे कंफ्यूजन बढ़ता है। हमें क्या करना है, हमें या तो गेन करने की टेंडेंसी की बात करनी है या लूज करने की टेंडेंसी की बात करनी है। हमें एक ही डेफिनेशन में दो बातें नहीं करनी। हम नहीं कह सकते टेंडेंसी टू गेन और टू लूज। हम कह सकते हैं टेंडेंसी टू गेन, खत्म, या टेंडेंसी टू लूज। आप कहेंगे क्यों नहीं कह सकते? कहा तो है आपने टेंडेंसी, इलेक्ट्रोड दो तो काम करता है, या गेन करता है या तो किसी इलेक्ट्रोड की गेन करने की टेंडेंसी या लूज करने की टेंडेंसी। लेकिन साइंस कहता नहीं, यस, एक ही डेफिनेशन में दो बातें नहीं करेंगे। हम कहेंगे टेंडेंसी टू गेन या कहेंगे टेंडेंसी टू लूज। क्यों ऐसा? क्या बेटा, इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं कॉमन रोड की ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक उसकी एग्जांपल देता हूं। देखो, सड़क के दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। रोड हैज गॉट टू साइड्स, है ना। ट्रैफिक सही तरह से चले, सारी गाड़ियां अपनी अपनी लेन में चले, उसके लिए हर कंट्री में रूल होता है कुछ। जैसे इंडिया में रूल है कीप लेफ्ट, ड्राइव लेफ्ट। इंडिया में रूल है ड्राइव लेफ्ट। आपने रोड पर चल रहा है तो आप रोड की लेफ्ट साइड पर ड्राइव करेंगे। मान लो ये रोड है, ये रोड जा रही है ना, और मैं भी इसी तरफ जा रहा हूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है ना। तो मैं रोड के सेंटर में जो लेफ्ट साइड आएगी ना, लेफ्ट साइड पे गाड़ी ड्राइव करके जाऊंगा। और जो उधर से आ रहा है बेटा, उसकी लेफ्ट साइड ये है ना। तो ये अगर रोड है ना, तो जाने वाली गाड़ी ये इस तरफ जा रही है और ये गाड़ियां इस तरफ जा रही है ना। दोनों अपनी अपनी लेन में स्टिक कर रहे हैं, है ना। ये लेफ्ट साइड आ गई, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो फिर ये लेफ्ट साइड आ गई। तो गाड़ियां अपनी अपनी लेन में चले, इरेगुलर टेढ़ी मेढ़ी नहीं चले, ताकि एक्सीडेंट होने का चांस कम हो, है ना। अब ये कीप लेफ्ट क्यों? आपकी मर्जी, आप कीप राइट भी रख सकते थे। लेफ्ट ही जरूरी नहीं है, आपको रोड की एक साइड चूज करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और शायद आप जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में कीप राइट है, यूएसए में कीप राइट है, एशियन कंट्रीज में कीप लेफ्ट है। उसे कोई फर्क थोड़ी पड़ता। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि गाड़ियां अपनी अपनी लेन में चले, एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए और ट्रैफिक सही तरह से चले, है ना। तो एशियन कंट्रीज में कीप लेफ्ट रूल है और वेस्टर्न कंट्रीज में कीप राइट रूल। अच्छा, इमेजिन करो मैं आज रात सारी सड़कों के ऊपर आज रात बोर्ड लगा देता हूं कीप लेफ्ट और राइट, चलेगा? कुछ बात समझ आई आपको? कंफ्यूजन हो जाएगा। आधे लोग लेफ्ट रहना शुरू कर देंगे, आधे लोग तो वो तो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, कंफ्यूजन बढ़ गया, क्योस बढ़ गया। उसी तरीके से हम इस डेफिनेशन में नहीं बोल सकते टेंडेंसी टू गेन और टू लूज। होगा क्या? आप में से आधे स्टूडेंट गेन करने के बेस पर अपना कॉन्सेप्ट बना लेंगे, बाकी के आधे लूज करने के बेस पर अपना कॉन्सेप्ट बना लेंगे। जब आपकी आपस में डिस्कशन होगी या इंटरनेशनल लेवल पर बाकी कंट्री के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होगी, तो हम अपनी बात एक दूसरे को अच्छी तरह से समझा नहीं पाएंगे, वहां क्योस बन जाएगा। कोई कहेगा नहीं भाई गेन की फॉर्म में बात करो, मुझे वैसे समझ आता है। कोई कहेगा नहीं लूज की फॉर्म में बात करो, मुझे वैसे समझ आता है। तो बेटा हम एक डेफिनेशन में गेन और लूज दोनों की बात नहीं करेंगे, हम दोनों में से किसी एक की बात करेंगे। अब बड़ा एसआई सिस्टम ने इंटरफेयर किया और एसआई सिस्टम ने कहा गेन करने को स्टैंडर्ड करो, तो ठीक है। उसके बाद हमने गेन करने को स्टैंडर्ड ले लिया। अब बोलो गेन करने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करने को ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? फिर हमने इसका नाम चेंज कर दिया, रख दिया रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी कह रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर अभी हमने इनका नाम चेंज कर दिया रिडक्शन, है ना। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ रिडक्शन की बात करेंगे। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
उसको आप ऐसे लिखते हैं ई और नीचे रिडक्शन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बड़ा इस मूवमेंट के बाद हम हमेशा रिडक्शन की टर्म में बात करेंगे। आप भी देखो बेटा, आप भी अपना एक रूल बना रहे हो कि आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से काम ही नहीं करना ऑक्सीडेशन से। किससे काम करना? अगर किसी ऑब्जेक्टिव में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, रिडक्शन पोटेंशियल बना देना और फिर काम करना। अगर कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा ना, तो आपने काम नहीं करना, आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देना, बन गया रिडक्शन पोटेंशियल, फिर उसके बाद काम करना। तो हमने रिडक्शन को स्टैंडर्ड ले लिया। इस मूवमेंट के बाद हम रिडक्शन की फॉर्म में काम करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज द टेंडेंसी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, it is the capacity of an electrode to gain, it is the capacity of an electrode to gain R2, it is the capacity of an electrode to gain R2 oppose the loss of electron, R2 oppose the loss of electron, it is the tendency of an electrode to gain R2। क्या लिखा आपने? अपना R2 सुनना, मैंने तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोला मैंने, R2 अपोज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? उसको भी रिडक्शन की फॉर्म में एक्सप्लेन किया। इट्स द कैपेसिटी, इट्स द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन R2 रेजिस्ट या अपोज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया आइडिया व्हाट इज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बेटा, हमें समझ आ गया कि इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन का पोटेंशियल होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ये मेजर करना है ना। और मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें एक यूनिट बनाना पड़ता है। वो जो यूनिट हम बनाते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जैसे मान लो आपने वॉल्यूम मेजर करना, वॉल्यूम, तो जब आपको समझ आया वॉल्यूम कोई चीज होती है, तो सबसे पहले आपने लीटर बनाया। लीटर हमने खुद बनाया ना, है ना, वो एक स्टैंडर्ड बना दिया। फिर बाकियों को लीटर के साथ कंपेयर करके देखते हैं कितने लीटर हुआ। जब हमें मास समझ आया तो हमने किलो बना लिया, किलो रेफरेंस आ गया। उसी तरह अब हमें समझ आया रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके लिए भी हमें कोई रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो उसे हम बोलते हैं, लिखो रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो बड़ा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो आप यूज करेंगे वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्ट पे SHE भी लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसी को बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE या NH। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है टेम्परेचर 298 केल्विन। अगर कोई गैस है तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और अगर कोई सॉल्यूशन है तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। ये तीन कंडीशन हो तो हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और अगर कोई सॉल्यूशन है तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। और ये तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, मतलब इसमें हाइड्रोजन यूज होगा। ठीक है, देखते हैं। हाँ बच्चे, ये मैंने कंटेनर लिया, आप कह सकते हैं ट्रफ। देखा हुआ लेबोरेटरी में ट्रफ, है ना, ट्रफ है। बस ट्रफ में ना ये वाटर है, और इस वाटर में हम कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl ऐड किया, नाइट्रिक एसिड ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, कोई भी, तीनों ने कोई वीक एसिड नहीं ऐड करना। कौन सा एसिड है ना?
तो इसके अंदर एचआईन आ जाएंगे, क्योंकि एसिड जो है वो एचआईन प्रोड्यूस करता है। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, लिसन, इसमें जो एचआईन कॉन्सेंट्रेशन है ना, एचआईन कॉन्सेंट्रेशन वो 1 मोलर होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा एसिड 1 मोलर होना चाहिए, मैंने कहा एचआईन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। अब बताओ HCl में कितने एच, 1, नाइट्रिक एसिड 2, 1, और सल्फ्यूरिक एसिड। तो बड़ा HCl आपको लेना 1 मोलर, नाइट्रिक एसिड लेना 1 मोलर, सल्फ्यूरिक एसिड लेना 0.5 मोलर। बताओ सल्फ्यूरिक एसिड 0.5 मोलर क्यों लेना है ना, क्योंकि ये 2 HCl प्रोड्यूस करेगा। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 1 मोलर। आपने कौन सा एसिड लिया वो जरूरी नहीं है, एसिड एक तो स्ट्रांग होना चाहिए, और बचे जो इसमें एचआईन है ना उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर। नंबर 2, ये इसमें एक वायर डिप कर दी मैंने, ये वायर प्लेटिनम की बनी हुई है, प्लेटिनम वायर। और बेटा ये जो वायर है इसके नीचे एक ना मैश है, मैश जाली, ये भी प्लेटिनम की बनी हुई है। प्लेटिनम क्यों? नंबर 1, बेटा प्लेटिनम इनर्ट होता है, वो खुद रिएक्ट नहीं करता, वो एसिड से भी रिएक्ट नहीं करता। नंबर 2, प्लेटिनम एक बड़ा अच्छा एडसॉर्बेंट है, प्लेटिनम के ऊपर गैसेस और सब्सटेंसेस चिपक जाते हैं। अभी मुझे क्या करना है, मुझे अब गैस भी ऐड करनी है यहाँ पे। देखो अभी जो प्लेटिनम वायर है ना, इसके बाहर एक ग्लास की जैकेट है, ये बच्चे ग्लास की जैकेट है, इसमें इसको सब तरफ से कवर किया हो, और इस ग्लास जैकेट के अंदर हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर आपको गैस मेंटेन करनी है और गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अब ये गैस आसानी से प्लेटिनम के ऊपर चिपक जाएगी, एडसॉर्ब हो जाएगी, और जब एडसॉर्ब होगी फिर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगी, है ना। प्लेटिनम क्यों? नंबर 1, प्लेटिनम इनर्ट है, रिएक्ट ही नहीं करता। नंबर 2, इट इज ए गुड गैसेस, उसके ऊपर चिपक कर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाती है, ठीक है। अब ये जो आपके सामने आपको दिख रहा है, अच्छा मैं इसमें टेम्परेचर 298 केल्विन लिख देता हूं। अच्छा मुझे बताओ टेम्परेचर के, सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन और गैस का प्रेशर, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड समझ आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन ही यूज हो रहा है, दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है यार। बनाओ अभी हल्का सा ड्रॉ करो उसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा देखते हैं इसमें क्या रिएक्शंस पॉसिबल है। चलिए देखते हैं बोर्ड पर बच्चे, आ जाओ करें बात। बताओ सॉल्यूशन में कौन से आयन है? H पॉजिटिव आयन है ना, H पॉजिटिव आयन। यहां देखो बड़े, ये जो H पॉजिटिव आयन है सॉल्यूशन में, आप देखेंगे तो समझ आएगा प्लीज। सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयन है, they can gain electron and form hydrogen gas. H positive ions will have tendency to gain electron. तो मतलब ये जो आपके सामने इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एज पर दिस रिएक्शन, तब ये कैथोड का काम करेगा, क्योंकि कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। आपने बताना है क्या ये कैथोड का काम कर सकता है? हाँ, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है ना।
बताओ इसमें H आयंस है, बोलो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है ना, क्योंकि इसमें H आयंस है और H आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, इसका मतलब ये कैथोड का काम कर सकता है। ओ भाई यस, देखो जब ये अकेला है ना, अकेला, तब ये कुछ नहीं करता, तब इक्विलिब्रियम होता है। जब आप इसको इस एक और सेल के साथ जोड़ेंगे ना, तब ये करेगा कुछ, तब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा। जब ये अकेला है तब ये कुछ नहीं करता। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। उसी तरह बताओ उनको, बताओ इस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है, प्लेटिनम के ऊपर कौन सी गैस चिपकी हुई है, हाँ वो जो हाइड्रोजन गैस है, दैट कैन यूज इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। जो हाइड्रोजन गैस है वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकती है। और बोलो अगर इलेक्ट्रॉन लूज होगा, अब ये किसका काम करेगा, अब ये एनोड का काम करेगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये जो आपके सामने सेल है, अभी तो ये अकेला है, अभी तो ये कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ना। जब आप इसको किसी और सेल के हाफ सेल के साथ जोड़ेंगे, उस केस में ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है ना। रुको बताओ, आंसर दो, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है? बोलो भाई, जोर से बोलो। हाँ, कितनी है बताओ? 0 है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0? जब हम बोलते हैं किसी में कोई टेंडेंसी है, तो टेंडेंसी 0 होती है क्या, लेस देन 0 होती है क्या, क्या होती है? बताओ क्या इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है? कितनी? ग्रेटर देन 0। टेंडेंसी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, है ना। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है कितनी? वो भी ग्रेटर देन 0 है। When tendency is there, it is always greater than 0, है ना। सुनो भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी है कितनी, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी है कितनी, है ना। लेकिन बाय कन्वेंशन रूल हम इसकी गेन या लूज करने की टेंडेंसी 0 मानते हैं। ओ भाई 0 है नहीं है ग्रेटर देन 0 है, हम 0 मानते हैं, क्योंकि पहली वैल्यू हम खुद डिसाइड करते हैं। जब हमने लीटर बनाया, लीटर तो हमने बनाया ना इतना लीटर, हम इतना भी बना सकते थे, पहला यूनिट तो हम खुद बनाते हैं ना। तो ये जो आपके सामने है, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसका सचमुच का पोटेंशियल कितना है, आप बोलेंगे ग्रेटर देन 0, और इसका कन्वेंशनल पोटेंशियल कितना है, वो 0 है ना। तो बाय कन्वेंशन इसका पोटेंशियल वो हम 0 ले लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताओ इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल कितना है, एब्सोल्यूट मतलब सचमुच का, रियल का, वो ऑक्सीडेशन का भी ग्रेटर देन 0 आएगा और रिडक्शन का भी ग्रेटर देन 0। तो ये जो आपके सामने है, इसमें इलेक्ट्रॉन लिखो, ये भी लिखो रिएक्शन, ये भी रिएक्शन लिखो, है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कन्वेंशनल, इट्स टेकन इक्वल्स टू, और इसको समझना कि इसका एब्सोल्यूट सचमुच का रियल पोटेंशियल दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल है चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल बाय कन्वेंशन हम 0 ले लेते हैं। तो बेटा ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हमें यही पढ़ना है, हमारे सिलेबस में यही है। लेकिन अगर आप लेबोरेटरी में जाएं और प्रैक्टिकल करें, बड़ा प्रैक्टिकल में हम इसको प्रेफर नहीं करते। जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, तब इसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें आपको गैस को हैंडल करना पड़ता है। बड़ा गैस को हैंडल करना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जितना मर्जी उसको ऑपरेटर को सेटल करें, कहीं ना कहीं से कुछ लीकेज होता रहता है ना। और गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हमेशा मेंटेन करना जरा मुश्किल है। ऊपर से हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टिबल है, उसको कोई बड़ी जल्दी आग भी पकड़ लेता है ना। तो लेबोरेटरी में जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तब आप इसको यूज नहीं कर सकते। हाँ, थ्योरी पढ़ते हुए हमें यही यूज करना है, हमें तो थ्योरी करनी है, हमारे सिलेबस में यही है। लेकिन जब हम लेबोरेटरी में काम करते हैं ना, वहां हम और कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। उनका नाम क्या? एक और रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेकेंड बड़ा, एक का नाम है कैलोमन इलेक्ट्रोड,
नंबर 2 लिखिएगा इसको, नंबर 1 हाइड्रोजन पढ़ लिया हमने, नंबर 2 इज कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसमें जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड वो है मरकरी, साथ में मर्क्यूरस क्लोराइड, ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोड का काम करते हैं, मरकरी और इसका नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। बड़ा ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड है ना, इसका कॉमन नेम है कैलोमल, इसी का कॉमन नेम है कैलोमल, Hg2। और नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज KCl 1 मोलर। इसमें 1 मोलर KCl सॉल्यूशन को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। और बच्चे स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका कैलोमल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.28 वोल्ट होगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ये प्लस 0.28 वोल्ट। तो लेबोरेटरी में हम कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और एक और होता है उसे हम बोलते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड। सिल्वर इलेक्ट्रोड ये भी यूज किया जाता है लेबोरेटरी में। बच्चे इसमें इलेक्ट्रोड होता है सिल्वर along with सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर along with सिल्वर क्लोराइड will act as इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोलाइट that is again KCl 1 molar solution। और बड़े इसका भी स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.2224 वोल्ट होगा। बस आपको याद रखना है, कहीं ऑब्जेक्टिव में मिल जाए कैलोमल इलेक्ट्रोड या सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो जस्ट आपको याद रखना है। अदरवाइज यूज हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही करना है। एक कैलोमल आ गया, एक सिल्वर इलेक्ट्रोड आ गया। तो ये आगे 3 हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हाउ टू मेजर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाउ टू मेजर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ any given half cell. How to measure standard reduction potential of any given half cell? हाफ सेल के आगे ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रोड। अगर कोई इलेक्ट्रोड है लेबोरेटरी में, आपको गिवन है, आप उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? क्या मतलब है? देखो ये बीकर है और इसमें कॉपर सल्फेट है 1 मोलर, और इसमें डिप है कॉपर रॉड, और मुझे कहा गया बताओ ये जो कॉपर सल्फेट और कॉपर रॉड ये वाला इलेक्ट्रोड है, इसका पोटेंशियल कितना बताओ, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना है? मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल निकालना है, जिंक सल्फेट जिंक रॉड, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर रॉड, किसी का भी पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो मान लो इसकी बात करता हूं, कॉपर सल्फेट 1 मोलर, इसमें कॉपर रॉड, इसका पोटेंशियल निकालना है। तो बेटा एक ये मेरे पास है, ये मुझे गिवन है, और दूसरा मेरे पास ये स्टैंडर्ड है, ये तो रेफरेंस है, इसी के साथ कंपेयर करना है ना। देखो तो सबसे पहले हमने ये सामने बोर्ड पर जो ड्रॉ किया, इसे हम बोल रहे हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल निकालने वाला पोटेंशियोमीटर बिल्कुल वैसा होता है जैसा आपने लेबोरेटरी में एमीटर देखा होगा। मुझे लगता है एमीटर आप सबने देखा हुआ, देखा हुआ एमीटर है ना, ये बीच में उसकी नीडल है ना, और बेटा एमीटर में ना एक नेगेटिव एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पोटेंशियोमीटर में भी ऐसे टर्मिनल होता है ना।
ऐसे होता है कोई एमीटर, मुझे लगता है ऐसे ऐसे है ना, यहाँ ऊपर तो इसकी वो होता है ये वाला वॉच जो भी है ना, और यहाँ ऊपर टर्मिनल होते हैं, दो होते हैं टर्मिनल, एक आगे एक पीछे। ऐसा ये जो ऊपर जो दो टर्मिनल होंगे उनमें से एक नेगेटिव पॉजिटिव एमीटर। करना क्या, नेगेटिव के साथ आपको एनोड अटैच करना है, पॉजिटिव के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव के साथ एनोड और नेगेटिव के साथ कैथोड लगाएंगे तो ये डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, तो अरेंजमेंट सही नहीं। तो बताओ, आपने एक यहां लगाया एक यहां लगा दिया, डिफ्लेक्शन नहीं आ रही, इसका मतलब क्या मतलब है इसका? सर्किट गलत है। क्या करेंगे फिर आप? इसको उठा के इधर ले आएंगे तो उसको उठा के इधर ले आएंगे तो सर्किट ठीक हो जाएगा, फिर डिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो पहला काम आपको यही करना है कि नेगेटिव के साथ एनोड और पॉजिटिव के साथ कैथोड लगाना है ना। तो लगा देते हैं, मेरे पास भी तो दो है, एक मेरे पास कॉपर वाला सेल है, एक मेरे पास हाइड्रोजन वाला सेल है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कैथोड कौन और एनोड कौन है। तो लगा देते हैं जैसे मर्जी, डिफ्लेक्शन नहीं है, क्या करें, चेंज कर देंगे तो डिफ्लेक्शन आ जाएगी, है ना। तो डिफ्लेक्शन आनी चाहिए। तो चलिए यहां मैंने लगा दिया, मान लो ये कॉपर सेल, ओके, और इस तरफ मैंने लगा दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी ठीक। दोनों के बीच में साल ब्रिज लगा दिया और बेटा यहां डिफ्लेक्शन आ गई, यहां वैल्यू आ गई प्लस 0.34 वोल्ट। अगर डिफ्लेक्शन आ गई इसका क्या मतलब है, सर्किट सही है ना। बताओ, जो कॉपर है वो किसका काम कर रहा है, कैथोड का, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, और दोनों की वजह से जो करंट आ रही है, करंट वो कितनी आ रही है ना। अब मैं इसके नीचे क्या करूंगा, लिखूंगा ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ई कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ई एनोड। देखो बताओ फॉर्मूला याद है, बोलो, स्टैंडर्ड ई सेल दैट इज स्टैंडर्ड ई कैथोड। बताओ स्टैंडर्ड ई सेल का वैल्यू क्या है, 0.34 माइनस सॉरी इज इक्वल टू ई कैथोड। बताओ कैथोड का काम कौन कर रहा है, तो लिखता हूं स्टैंडर्ड ई कॉपर, या कॉपर, कैथोड की जगह लिख देता हूं कॉपर, माइनस बताओ एनोड का कौन काम कर रहा है, वो तो जीरो है, क्योंकि इसका कन्वेंशनल पोटेंशियल तो जीरो ले रखा है ना। तो स्टैंडर्ड ई सेल आ गया प्लस 0.34 वोल्ट, है ना। कैथोड का काम कॉपर कर रहा है, स्टैंडर्ड ई कॉपर इनटू कॉपर, है ना, माइनस स्टैंडर्ड ई एनोड, एनोड का काम हाइड्रोजन कर रहा है, वो जीरो है। तो ये तो चला गया, फाइनल आ गया देयरफॉर स्टैंडर्ड ई कॉपर आयन टू कॉपर दैट इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो निकाल लिया कॉपर का पोटेंशियल, है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते। मैंने कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल लिया इस असेंबली के थ्रू, है ना। हल्का सा नोट कर लो इसको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक सर्किट को सेटल करना। जैसे सर्किट सेटल होता है, डिफ्लेक्शन आती है, तो आपको फार्मूला यूज करना है स्टैंडर्ड ई सेल दैट इज स्टैंडर्ड ई कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ई। और इस तरह से कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया प्लस 0.34 वोल्ट। ये कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। और देखो ये जो कॉपर है इसका पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट हमने मेजर किया, बड़ा हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। यही है, देखना लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोलो यहां पोटेंशियल क्या है, जीरो। यहां कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है ना, और जिसका पोटेंशियल ज्यादा वो किसका काम कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड का काम करेगा। क्या ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन मतलब टेंडेंसी टू, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो गेन करेगा ना, कैथोड का काम करेगा। लिख लो इस बात को। greater the value of standard reduction potential, greater the value of standard reduction potential, comma, greater is the tendency to,
greater is the tendency to gain electron. Greater is the tendency to gain electron and to act as cathode. Greater is the tendency to gain electron and to act as cathode. तो याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और फिर वो कैथोड का काम करेगा, क्योंकि कैथोड पर गेन आता है। तो ये हमने लर्न किया हम किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। मेरे साथ देखो, अब मैंने क्या किया, अब हमने क्या किया, जैसे ही पोटेंशियल निकाला ना, वैसे एक एक करके जितने हाफ सेल थे सबका पोटेंशियल निकाला, है ना। कॉपर सल्फेट कॉपर रॉड, जिंक सल्फेट जिंक रॉड, है ना, सोडियम क्लोराइड विद सोडियम, एल्युमिनियम क्लोराइड विद एल्युमिनियम, सबका पोटेंशियल निकाल दिया। किसी का कम आ गया, किसी का। फिर हमने क्या किया, उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जब हमने अरेंज किया ना तो एक सीरीज बन गई जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, है ना। ये बड़ा हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल।